हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज अर्थशास्त्र का एक और पार्ट देखेंगे जो विविध प्रश्न से है। ये दूसरा पार्ट है जो आपकी टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में विविध प्रश्न से 5 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा पेपर में पूछे जाते हैं और मिलते भी हैं। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये जो है वैश्विक महामंदी के पश्चात जो है 1940 में केन्स ने जो है हाउ टू पे फॉर वार नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की है इसी पुस्तक में। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि रोजगार सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में की गई है, तो हाउ टू पे फॉर वार में की गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, WTO कब अस्तित्व में आया था? तो जनवरी 1995 में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 में की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या देखा जाए तो कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे 164। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टोव ने नहीं किया है? नहीं पूछा है यहाँ पे। तो परंपरावादी समाज की अवस्था ये किया था, एकाधिकार पूजावादी की अवस्था ये गलत है, आत्मस्फूर्त की अवस्था ये भी सही है, अत्यधिक उपभोग की अवस्था ये भी आपका सही हो जाएगा। रोस्टरोव ने ये तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है, एकाधिकार पूंजीवादी अवस्था का वर्णन नहीं किया है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे नहीं पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रोफेसर रोस्टोव ने जो है आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया था। आप लोग जानते होंगे, परंपरावादी समाज, ठीक है, उत्कृष्ट की पूर्व स्थिति की अवस्था, तीसरा था उत्कृष्ट की अवस्था, चौथा था परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था और पांचवा था अत्यधिक उपभोग की अवस्था। ठीक है, तो 5 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति आप लोग जानते होंगे समुद्र में जो जीव रहते हैं यानी मछली उत्पादन से, यानी समुद्र उत्पादन से, या इसको कभी कहीं मत्स्य उत्पादन भी दे देता है। ठीक है, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे मत्स्य नहीं दिया है, समुद्री उत्पादन से भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे हरित क्रांति खाद्यान्न से, नीली क्रांति मत्स्य से, पीली क्रांति जो होता है तिलहन से और भूरी क्रांति क्या होता है, उर्वरक से। ठीक है, तो इस सभी को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 संतरे 5 रुपये प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपये है, तो बताइए कि फिशर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी बार हाथों से गुजरेगा? तो फिशर का समीकरण क्या था, MV बराबर PT। ठीक है, और V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर PT/M हो जाएगा, PT/M हो जाएगा। P कितना दिया है, 5 दिया है, 5 रुपया दिया है, और T कितना दिया है, T दिया है 100 संतरे का, 100 दिया है। M कितना दिया है, M आपका मात्रा दिया है 125 दिया है। ठीक है, अब इसी को इसी में पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, PT यानी 5 × 100 अपान M का मान कितना है 125। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, 500/125, 125 चौक को 500 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितनी हाथों से गुजरेगा उस अर्थव्यवस्था में, तो 4 बार से गुजरेगा, 4 हाथों से गुजरेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा है।
तो प्रशुल्क होता क्या है? प्रशुल्क वह होता है, यह आयात निर्यात पर सीमा से बाहर आने जाने पर लगाया जाने वाला शुल्क होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रशुल्क कहते हैं। परंतु हमारे देश में केवल आयात पर ही प्रशुल्क लगाया जाता है, ठीक है। दूसरों देशों में आयात निर्यात पर लगाया जाता है, लेकिन हमारे देश में, भारत में जो है सिर्फ आयात पर ही प्रशुल्क लगाया जाता है। तो उसमें क्या सही नहीं है ये पूछा है। यह आयात पर कर है तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपका गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण स्रोत ये नहीं है। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देता है, ये भी सही है। देश के भुगतान संतुलन में सुधार लाता है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये आपका सही नहीं है। भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है, ये जो है प्रशुल्क का संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आभास लगान है। तो आभास लगान क्या होता है? तो आभास लगान होता है अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरिक्त को क्या कहते हैं? आभास लगान कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आभास लगान की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था मार्शल ने, इसको भी याद रखिएगा, ये दिया था मार्शल ने, ठीक है। और इनके अनुसार उन्हीं साधनों पर हमें लगान प्राप्त होता है जो अल्पकाल में स्थिर हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम क्या है? जॉन रॉबिन्सन बहुत महत्वपूर्ण लेखिका थी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये पुस्तक का नाम दे दिया था और पूछा था कि इसका ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता की व्याख्या प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता की व्याख्या जो है इसी पुस्तक में किया था, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अगला क्वेश्चन है प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आपका सैमुअल्सन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रकट अधिमान सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन जो है सैमुअल्सन ने किया था। इनके अनुसार जो है वस्तु के उपभोग में उपभोक्ता सबल क्रम धारण करता है। उन्होंने अपने उद्घाटित परिकल्पना की सहायता से मार्शल के मार्क के नियम का जो है व्युत्पादन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान ऊंची है इसलिए कि अनाज की कीमत ऊंची है। इस कथन को किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत से संबंधित है? तो आप लोग जानते होंगे ये रिकार्डो महोदय का है कथन, ठीक है। रिकार्डो के अनुसार जो है अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान ऊंची इसलिए है कि अनाज की कीमत ऊंची है, ठीक है। तो यहाँ ये रिकार्डो महोदय ने इसको, इस परिभाषा को, इस सिद्धांत को दिया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है तो आपका रॉबिन्सन की परिभाषा जो है ये भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए दो मत हैं, एक भौतिक, दूसरा साधनों की दुर्लभता, ठीक है। तो जो प्रश्न ये पूछा गया है, प्रश्नानुसार जो भौतिक परिभाषा के तहत आते हैं, भौतिक परिभाषा के तहत जो आते हैं उसमें आ जाते हैं आपका एडम स्मिथ, ठीक है, मार्शल, मिल, जे.एस. मिल और पीगू, ठीक है। ये चारों लोग जो है भौतिक परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि रॉबिन्सन जो हैं, रॉबिन्सन ये जो परिभाषा दिए थे ये साधनों की दुर्लभता पर भी इन्होंने परिभाषा दिया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चारों जो है भौतिक के हैं और रॉबिन्सन जो है ये साधनों की दुर्लभता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने अपना परिभाषा दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक तो रोजेस्टीन रोडान थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रोजेस्टीन रोडान ने किया था। इनके अनुसार जो है अल्प विकसित देशों की स्थिति स्थिर अवस्था की है, इन्हें इससे बाहर निकालने के लिए एक बड़े स्तर का प्रबल प्रयास जरूरी है, ठीक है। इसी सिद्धांत पर उन्होंने यह सिद्धांत को प्रबल प्रयास का सिद्धांत कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है?
तो रॉबिन्सन ये नहीं जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, इधर अर्थशास्त्री हैं और उनके सिद्धांत है, इनको मिलान करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये प्रश्न कभी कभी जो है सिंगल में भी पूछ देता है, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो W.S. जेवंस ये किस सिद्धांत से संबंधित थे? तो ये जो दिए थे ये सूर्य के धब्बे का सिद्धांत दिया था, ठीक है, यानी क में आपका हो जाएगा दूसरा। और हाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो हाइक ने अतिनिवेश का सिद्धांत दिया था, अतिनिवेश का सिद्धांत दिया था, तो ख में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और J.R. हिक्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो J.R. हिक्स ने जो है गुणक त्वरक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और हार्ट्रे ने जो है मौद्रिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा कूट सही हो जाएगा। तो कूट नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क में 2, ख में 3, ग में 4, घ में 1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों सिद्धांतों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य जिसे VMP होता है, यहाँ संकेत अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ जो संकेत है वो कौन सा फार्मूला इस संकेत को जो है फॉलो करता है, सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य को? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं, VMP = MPP इंटू प्राइज, ठीक है। सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य VMP जो है ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका केंज का, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंज कहता है कि ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। इन्होंने स्पष्ट भी किया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास कुछ नगद मुद्रा रखता है और जब वह उसे अपने पास रखे गए मुद्रा में से कुछ उधार देना पड़ता है तो वह तरलता का परित्याग करता है। अपने इस तरलता के परित्याग के बदले कुछ पारितोषिक प्राप्त करता है, वही क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक है। तो ये बताया था ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार केंज ने, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है राधा कमल मुखर्जी हैं और इस पुस्तक में इन्होंने भारत में भूमि सुधार के लिए अनेक विचार दिए हैं जो भारत में भूमि सुधार के लिए जो है सुप्रभावी हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और लाइक शेयर तो बनता ही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में। और अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? किसे उत्पादन माना जाएगा? भूमि को जोतना, इसको उत्पादन माना जाएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो है भूमि को जोतना उत्पादन कार्य माना जाएगा, क्योंकि भूमि को जोतने से श्रम लगता है और उससे कुछ उत्पादन किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते माना जाता है? उसको उत्पादन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।